आदाब बच्चों। कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ कलाम है हमारे पास और टाइटल है मैं एक शहर था। फिर डैश के बाद पुंछ पुंछ के बारे में ये बात की जा रही है। कृष्ण चंद्र के सुहाने नावल मिट्टी के सनम से माहूस एक हिस्सा। ये जो सबक है ये कृष्ण चंद्र की लिखी हुई एक नावल है जिसका नाम है मिट्टी के सनम। तो मिट्टी के सनम से ही एक हिस्सा लिया गया है जिसका नाम यहाँ पे किताब में गया हुआ है। मैं एक शहर था पुंछ। पुंछ के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ करने के दिन थे। मैं एक ज़मीन, एक धरती, एक शहर, एक सियारा था जो मसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफ़ेद बालों की तरह गुजर गए। वो घड़ियाँ आज भी याद के किसी ऊंचे बावरे टहले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे ताकती हैं। कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं, कभी शमाल, कभी मशरक़, कभी जनूब, कभी मगरब। जिधर से भी चलता हूँ पुंछ जाता हूँ। बड़े टेढ़े टेढ़े कोहस्तानी कठिन रास्ते हैं, मगर जिधर से भी जाऊं, जब पुंछ करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं, पहाड़ फटने लगते हैं। एक तरफ बेताड़ का दरिया आता है अली आबाद की जानब से, दूसरी तरफ से पुंछ का दरिया। जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है वहीं पर पुंछ का शहर आबाद है। कहते हैं कि पिछले ज़माने में एक राजा पुन्नश था। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया। उसी के नाम पर इसे पुन्नश नगरी कहा गया। पुन्नश नगरी बाद में बिगड़कर पुंछ का पुंछ और पुंछ पुन्नच से पुंछ हो गया। यादों की भीड़ लगी है इस शहर के वो 30,000 चेहरे, उनमें से हर एक को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कब इतने लोगों को ज़ाती तौर पर जानना मुमकिन है? मुंबई में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए। इन 20 सालों में अच्छी तरह 20 आदमी को भी पहचान नहीं पाया, मगर उस शहर के बच्चे बच्चे, गली गली और घर घर से मैं वाकिफ़ हूँ, अजब तरह से वाकिफ़ हूँ। यादों के स्केच बुक में हर चेहरा एक किताब है, एक किरदार है, एक कहानी है, एक नावल है। मैं उन्हें बयान भी नहीं कर सकता। वो सब मेरे दोस्त हैं। एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा फ़ौरन मेरे जहन में आकर कहता है मुझे भूल गए। खूबसूरत रूम 60 टीलों पर आबाद है तो मेरा पुंछ 12 टीलों पर। शायद इसीलिए वो मुझे रूम से खूबसूरत मालूम होता है। एक टीले पर पुंछ का पुराना किला आबाद है, दूसरे टीले पर पुंछ के शाही महल हैं, तीसरे टीले पर वज़ीर वज़ारत की कोठी है, चौथे टीले पर फ़ौज की परेड ग्राउंड है, पाँचवें टीले पर सरकारी अस्पताल की इमारतें और बागात हैं, छठे टीले पर अदालतें और दरबार हाल है, सातवें टीले पर पूरा ग्राउंड था जिसे बराबर करके एयरपोर्ट बना दिया गया है, आठवें टीले पर खोड़ी नाड़ के मज़ाफ़ात में, नौवें टीले पर शहर का मरकज़ी हिस्सा है। तीन तरफ से बाज़ार डलवानों से शुरू होते हैं और ऊंचे होते जाते हैं। जहाँ जाके ये तीनों बाज़ार मिल जाते हैं वो शहर का मरकज़ है। 10वें टीले पर किसी ज़माने में रेजिडेंसी थी, अब वहाँ पर बड़े बड़े हाकिमों के बंगले हैं। 11वें टीले पर बिजली के लिए पानी बहम पहुँचाने का तालाब है। 12वें टीले पर फवारा बाग है, यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालीमार बाग की नकल। और उस फवारा बाग के तीन तरफ सतह मुर्तफ़ा पर फैले हुए और बाग हैं, लोकाट, अनार,
नाशपातियों के बाग, चेरी पल्म और वलायती आड़ू के बाग, और जहाँ पर ये बागात ख़त्म होते हैं वहाँ पर प्ले हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड था। हमारे स्कूल के बीचों बीच हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्लेग्राउंड शहर से बाहर बागात के किनारे था। यूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े उम्दा प्लेग्राउंड देखे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत प्लेग्राउंड ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इस प्लेग्राउंड में कोई घास नहीं उगता था, वो खुद ब खुद उगती थी और उगाता था, मतलब वो खुद ब खुद उगती थी, और बेहद आली नस्ब हरी चिकनी नरम और मुलायम घास थी, जिस पर हम लोग लगाते लगाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते थे। कोई इस घास को पानी नहीं देता था, और इस प्लेग्राउंड की दो तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, और दूर शमाल की जानब बर्फीली चोटियाँ खेलते हुए बच्चों पर मुस्कुराती और हंसती नजर आती थीं, और एक तरफ मैदान के किसी पहाड़ी चश्मे को कूल बहती थी। प्लेग्राउंड में खेलते खेलते हम गर्दन ऊंची करके एक लम्हा के लिए कोहस्तानों की बर्फ़ देख लेते थे, हिमालय की ऊंची चोटियों को देखते थे। दूसरे लम्हे में प्यास ज़ोर की लगती थी तो खेल छोड़कर तेज़ी से मैदान के बाहर भाग कर बहती हुई कूल के सबसे पर लेट कर कूल में मुंह डालकर पानी पीते और प्यास बुझाकर फिर प्लेग्राउंड में भागते चले जाते और अपना खेल शुरू कर देते। मैदान ज़हन में आज भी मेरे बचपन की याद पलाई की एक मोटी तह की तरह जमी हुई है। खुशियाँ भरा घर, मोहब्बत करने वाले माँ बाप, हसीन कलंडरे दोस्त, बेफिक्र माहौल, खुला आसमान और धरती, सब्ज़ धूप वाली। पता नहीं लोग आगे आने वाली मुसीबतों को क्यों नहीं झेल पाते। अगर अच्छा बचपन मिले तो बहुत कुछ झेल सकता है और बहुत कुछ माफ़ किया जा सकता है। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सबके साथ खेलने वालों में दो राजकुमार भी थे। एक शाही बावर्ची का बेटा था। दो तीन लड़के थे जो राजकुमारों की करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे एक दूसरे को। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा उम्दा पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुन कर लाया था। राजकुमारों के ये चाचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटे दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगवाए थे। और ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सबको मैसूर कर दिया। उसके पास एक जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी। आखिर में वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हुए। डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है दिखाने को? कुछ तो होगा, बावर्ची का बेटा बोला। जेब टटोल कर दिखाओ। मैंने अपनी जेब टटोल कर डरते डरते अपना वज़ीराबादी चाकू निकाला। वज़ीराबाद के चाकू उस ज़माने में बहुत मशहूर थे। मैंने इस चाकू को अपने वतन वज़ीराबाद से लाया था। उसकी हत्थी हाथी दांत की थी। उसके फल तीन थे जो एक स्प्रिंग दबाने से बारी बारी खुलते थे। ये वो चाकू था जो मुझे वज़ीराबाद से लेके दिया गया था। तो बच्चों, यही था हमारा आज का सबक। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।